नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नज़र। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर रखी है हमारे संवाददाताओं ने पैनी नज़र। जुड़ेंगे उन संवाददाताओं से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गृह मंत्री के पूर्वोत्तर दौरे की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गैंगटोक में सहकारिता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि मुझे देश के सबसे खूबसूरत राज्य में आने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि जब कभी गुजरात में सिक्किम का नाम लिया जाता है तो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हुए कहा कि यह अब सहकारिता का भी केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 70% दूध असंगठित तरीके से मार्केट में जाता है। यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। विश्व में भारत के डेयरी उत्पाद को एक्सपोर्ट कर मुनाफा किसानों को दिया जाएगा। सहकारिता इतना मजबूत हो कि विदेशी कंपनियां यहां आ ना सकें। अभी 12% दुग्ध उत्पादन की नॉर्थ ईस्ट से देश में हिस्सेदारी है और इसको हमें 20% तक पहुंचाना है। और सहकारी डेयरी सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पूर्वोत्तर राज्यों में हर क्षेत्र में विकास की बात करते हुए कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है तब से सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के चहुमुखी विकास के लिए कार्य किया है। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक पूर्वोत्तर को एक पर्यटन स्थल माना। पूर्वोत्तर के हर राज्य में एयरपोर्ट, पूर्वोत्तर के हर राज्य में जहां संभव है वहां रेल से जुड़ा, पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नया नेशनल हाईवे का नेटवर्क, पूर्वोत्तर के हर राज्य में सिंचाई की व्यवस्था और पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नए उद्योग लगे इसकी व्यवस्था। एक समग्र दृष्टिकोण के साथ ये पूर्वोत्तर को विकसित करना कि नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। इसीलिए मोदी जी पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी के, कि भारत की अष्टलक्ष्मी 8 राज्य है वो 8 प्रकार की लक्ष्मी का सृजन करने वाले राज्य बने। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गैंगटोक पहुंचकर राजभवन में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। हमारे देश की आन, बान और शान का प्रतीक तिरंगा सदा यूं ही फहराता रहे और हमारा राष्ट्र विश्व पटल में परम गौरव की ऊंचाइयां प्राप्त करे। और सिक्किम दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह दोपहर बाद असम का दौरा कर रहे हैं। असम में भी गृह मंत्री अमित शाह की कई कार्यक्रम हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुवाहाटी पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आज शाम असम बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक का कार्यक्रम है। कल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही राज्य बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं की रैली भी गुवाहाटी के खानपाड़ा में रखी गई है, जिसमें राज्य भर से बूथ स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री असम के अपने दौरे के सरकारी कार्यक्रमों में भी इस दौरान हिस्सा लेंगे। शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शैलेंद्र से इस बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के 3 दौरे से लौटे ही थे और अब पूर्वोत्तर के दौरे पर गए हैं, सिक्किम के दौरे से वो असम भी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खास गृह मंत्री के इस पूरे कार्यक्रम में है? हमने देखा कि सहकारिता से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, उसके बाद फिर पार्टी के स्तर के भी कई कार्यक्रम हैं। तो गृह मंत्री का ये दौरा, सबसे पहले विकास के एंगल से बात करते हैं कि पूर्वोत्तर के विकास कार्यक्रमों के लिए कितना खास? बिल्कुल लालचंद्र, हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर के अपने दौरे के दौरान सिक्किम के बाद
असम पहुंचे हैं, रविवार तक रहेंगे यहाँ पर। और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें समीक्षा बैठकें हैं, और अभी इस वक्त जो सबसे पहला कार्यक्रम जिसमें जो बैठक है गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा ले रहे हैं, वो दरअसल बाढ़ मुक्त असम किस तरह से बनाया जाए। हम जानते हैं कि बाढ़ की विभीषिका आप देखें तो दशकों से कहें कि बहुत समय पहले से ये पूर्वोत्तर झेलता रहा है, और उसको लेकर कोई स्थायी उपाय किस तरह से हो उसकी पहल की जा रही है, और उससे जुड़े जो तमाम पहलू हैं कैसे उसका निदान किया जा सकता है, कैसे पानी को चैनलाइज किया करके उसका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है जिसका फायदा हो और बाढ़ से नुकसान न हो, इसको लेकर एक बड़ी बैठक जो सबसे पहली बैठक है वो अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम वरिष्ठ अधिकारी, असम के जल संसाधन मंत्री, तो तमाम इसमें जो अधिकारी से जुड़े हैं इस पूरी बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं। तो विकास के लिहाज से देखें तो असम की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि पानी का प्रबंधन कैसे किया जाए। बरसात के दिनों में या फिर जब नदियों में पानी पड़ोसी देश से आता है तब देखते हैं कि एक बड़ी तबाही देखने को मिलती है, तो उस पानी का कैसे उपयोग किया जाए, कैसे बिजली बनाने में, कैसे उस पानी को एक तरह से चैनलाइज करने में जिसका खेती में उपयोग हो सके, उसको लेके एक बड़ी बैठक हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले यह बैठक शुरू हुई है, और उसमें पानी के प्रबंधन और बाढ़ मुक्त असम बनाने पर गंभीर चर्चा हो रही है। तो आप विकास की बात आपने कही कि सबसे पहले उसकी बात की जाए, तो असम में पानी का सर्वोत्तम इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, और दूसरे राज्यों को भी उसका फायदा हो, तो निश्चित तौर पर उस पर एक गहन मंथन हो रहा है। दूसरी बात आप ये जानते हैं कि कैसे संपर्क बढ़ाया जाए, यानी नेटवर्क बढ़ाया जाए। जैसा कि सिक्किम में गृह मंत्री ने कहा भी कि जहां जहां संभव है रेल संपर्क, सड़क संपर्क, हवाई संपर्क पूरे पूर्वोत्तर में उसका जाल बिछाया जा रहा है, और ये बहुत जरूरी था पूर्वोत्तर के विकास के लिए, क्योंकि जब आवाजाही आसान होगी तब पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र पूर्वोत्तर बनेगा। और जैसा सिक्किम के बारे में कहा भी जाता है कि वो पूर्व का स्विट्जरलैंड है, तो ऐसे में जी शैलेंद्र, लगता है शैलेंद्र से कुछ संपर्क में बाधा आ रही है हमें। तो जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे कि गृह मंत्री पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं, और सिक्किम के दौरे पर पहले गए, वहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, और उसके बाद अब वो असम पहुंच गए हैं, और असम में उनका कई कार्यक्रम है जो विकास से संबंधित सरकारी कार्यक्रम हैं वो हैं, और उसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम है उससे भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जैसा कि हमने बात की, पहले विकास कार्यक्रमों की हम बात कर रहे थे, असम के विकास कार्यक्रमों का आपने लेखा जोखा दिया जिसमें गृह मंत्री शिरकत करने जा रहे हैं, लेकिन सिक्किम का आपने खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने गृह मंत्री ने कहा कि इस सबसे खूबसूरत राज्य में आने का मुझे मौका मिला है, स्विट्जरलैंड कहा उसको, सिक्किम को क्या क्या चीज़ें गृह मंत्री के इस दौरे से सौगात के तौर पर मिले हैं? ये देखिए, हम जानते हैं कि दरअसल डेयरी सम्मेलन के जरिए एक सहकारिता में किस तरह से सिक्किम को एक केंद्र बनाया जाए, और हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती को लेकर किस तरह से पूर्वोत्तर में जोर है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए तमाम हम देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्टअप लग रहे हैं, किसानों को उसका फायदा हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि पर्यटन के लिहाज से क्या कुछ किया जा सकता है। तो इस पूरे दौरे के दौरान इस बात पर खास तौर पर फोकस रहा है कि सहकारिता में सिक्किम एक बड़े तरह से मानदंड स्थापित करे, और उसके जरिए किसानों को, सिक्किम के लोगों को एक फायदा हो, उनकी आय बढ़े, और उससे सिक्किम का विकास हो। तो उस लिहाज से आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह का जो आज का जो सिक्किम का दौरा रहा वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। पूरे पूर्वोत्तर में देखें कोशिश यही हो रही है कि रोजगार के मौके ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराया जाए। यहाँ के स्थितियों को देखते हुए यहाँ जो औद्योगिकरण है या फिर उद्योग धंधे हैं वो लगाया जाए, और शांति जिस तरह से स्थापित की गई है, आप देखिए कि एक के बाद एक
तमाम अलगाववादियों ने, तमाम एक तरह से देखें उन्होंने समर्पण किया है, मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है, वो एक बहुत बड़ी सफलता मोदी सरकार की अगुवाई में मानी जा रही है। और उसका असर ये हो रहा है कि पर्यटन पर एक तरह से देखें बहुत फोकस है और उस पर एक बढ़त देखने को मिल रही है, विकास देखने को मिल रहा है पर्यटन के सेक्टर। शैलेंद्र, अब आपसे एक संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रम वहां पर गुवाहाटी में रखे गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं, क्या क्या कुछ खास कार्यक्रम है पार्टी के लिहाज से? ये देखिए, कोर ग्रुप की बैठक है, राज्य के कोर ग्रुप की, जो इस बैठक के बाद जो भी चल रही है उसमें होनी है। आगे की जो रणनीति असम और पूर्वोत्तर की, वो उस पर चर्चा होगी, क्योंकि अगले साल देखें तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में शुरू में ही चुनाव है और 2023 में भी पूर्वोत्तर के एक राज्य में चुनाव है, तो ऐसे में उस पर भी गहन चर्चा हो सकती है। और कल एक बड़ी जनसभा है जिसमें हर बूथ से बीजेपी ने युवाओं को खासतौर पर उस जनसभा में बुलाया है। 50,000 से ज्यादा लोग कम से कम कहा जा रहा है कि इस बैठक में आएंगे, जिसको गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से देखें तो कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और कल ही प्रदेश बीजेपी का जो 2 साल में जो बनकर तैयार हुआ है मुख्यालय, उसका भी उद्घाटन होना है। तो इस मौके पर एक तरह से देखें एक बड़े केंद्र के तौर पर पूर्वोत्तर की बीजेपी की राजनीति में यह मुख्यालय उभरने वाला है। तो निश्चित तौर पर उस लिहाज से देखें तो कल का दिन पूर्वोत्तर के लिए, बीजेपी के लिए, उत्तर पूर्व बीजेपी के नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और बीजेपी की पूर्वोत्तर की रणनीति के लिए भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे गृह मंत्री के इस दौरे पर जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने गृह मंत्री के पूर्वोत्तर दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और अब बात कर लेते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का। चीन के साथ LAC पर विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि LAC पर डिसएंगेजमेंट के जो कदम जरूरी हैं, अभी उस स्थिति तक पूरी तरह हम नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि वहां पर स्थिति सामान्य है। कुछ सकारात्मक कदम जरूर हुए हैं, लेकिन कुछ कदम अभी बाकी हैं। वहीं कैलिफोर्निया में भी एक भारतीय मूल के परिवार की हत्या पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि घटना चौंकाने वाली है। हमारा दूतावास परिवार के संपर्क में है। मर्सीड काउंटी की पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है। पूरी नॉर्मलसी के लिए कुछ स्टेप्स ज़रूरी हैं, वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं पहुँचे हैं, पर हम चाहेंगे कि वो पूरा सीक्वेंस रहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए, डी-एस्केलेशन हो, फिर बॉर्डर पे नॉर्मलसी हो, ताकि हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप में कोई रेगुलरिटी या नॉर्मलसी जो आ पाए। सिचुएशन अभी उस तरह से मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि नॉर्मल है। इसमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं, पर अभी भी कुछ और स्टेप्स बाकी हैं। उसका नाम है कैलिफोर्निया में, उनके पुलिस अधिकारी सक्रिय रूप से इस अपराध की जांच कर रहे हैं। और सैन फ्रांसिस्को में हमारा जो दूतावास है वो घटनाक्रम का फॉलोअप तो कर ही रहे हैं, कांटेक्ट में है, फैमिली के साथ भी कांटेक्ट में है और इस संपर्क में हम हैं और जो भी सहायता हम कर सकते हैं हम प्रदान करते रहेंगे इस तरह से। ये बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है और जितना हम कर सकते हैं काउंसिलर साइड से हम करेंगे। तो विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में और क्या कुछ खास रहा है, इस पर जानकारी हम लेंगे अपनी संवाददाता से। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता से जुड़ी खबर और क्या कुछ उसमें खास रहा है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, एक दो बातें बहुत ही ख़ास हैं। एक तो सबसे पहले जो LAC पर उन्होंने कहा कि पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट अभी हुआ नहीं है, हम उस प्रोसेस में हैं। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान की हिरासत में 6 भारतीयों की मौत का मामला जो है उस पर भी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। क्या कुछ खास रहा इस प्रेस वार्ता में?
देखिए लालचंद्र, एलएसी की जहाँ तक बात है तो जिस तरह की बातें सामने आई थी कि चीन ने इस बात को कहा है कि सिचुएशन जो है नॉर्मल की ओर बढ़ रही है, लेकिन भारत ने कहा है कि जो परिस्थिति है वो नॉर्मल नहीं है। डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट का जो रुख है भारत का, वो साफ रूप से वापस से स्पष्ट तौर पर जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने रखा और साथ ही कहा कि अभी और भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है ताकि जो परिस्थिति है वो नॉर्मल हो सके, ताकि एलएसी पर जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो सके। तो इस चीज को भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से रखा और कई मंचों पर अगर हम देखें तो विदेश मंत्री की बात हो या अन्य मंचों पर भारत ने इस चीज को साफ तौर पर रखा है कि जो सिचुएशन भारत और चीन के बीच है अभी और फिलहाल एलएसी पर, वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है और इसी चीज को वापस से एक बार दोहराया गया है। जहां तक प्रश्न आता है कि पाकिस्तान की जेल में 6 भारतीय कैदियों की मौत का, तो 6 भारतीय कैदी जो हैं वो पिछले 9 महीनों में उनकी मृत्यु हुई है। ये वो कैदी हैं जिन्होंने अपना जो पूरा इम्प्रिजनमेंट का जो टेन्योर था वो कंप्लीट किया था और उनकी रिहाई होनी थी। भारत के बार बार कहने के बावजूद ये जो रिहाई है ये नहीं की गई, रिपैट्रिएशन जो है वो नहीं हुआ गया, उनको रिलीज नहीं किया गया और उन्हें जेल में ही रखा गया। और ये चीज को बार बार भारत ने उठाया भी था पाकिस्तान के साथ इस बात को, लेकिन फिर भी उनका रिलीज नहीं हुआ। और ऐसे 6 लोग हैं जिनमें से 5 मछुआरे हैं जिनकी मृत्यु पाकिस्तान की जेल में हुई है। भारत ने इसे साफ तौर पर कहा है कि ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि जेल में जो कैदी हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। उसके साथ ही साफ तौर पर कहा है कि ये एक बहुत ही अलार्मिंग परिस्थिति है कि किस तरीके से ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है पाकिस्तान के जेलों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कि वहां पर जो कैदी हैं क्या वो सुरक्षित हैं, क्या उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को पाकिस्तान देख रहा है या फिर, और ये जो मौतें हुई हैं वो किन हालात में हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं, ये भी एक बहुत अहम प्रश्न खड़ा करता है। तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हम देखें तो 9 महीनों में 6 मौतें, जिनमें से 5 मछुआरे हैं और वो भी सभी के सभी जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया था। और कैलिफोर्निया में जो एक भारतीय परिवार के साथ हादसा हुआ है उस पर विदेश मंत्रालय ने मुकम्मल तौर पर क्या जानकारी दी है, किस तरह से वहां पर उस परिवार को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? अभी जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, इसलिए विदेश मंत्रालय ने इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। हालांकि ये बात को कहा है कि जो हमारे सैन फ्रांसिस्को में जो कॉन्सुलेट जनरल है वो लगातार वहाँ पर टच में है, फैमिली के साथ जो है कांटेक्ट में है और जो भी मदद वहाँ दी जा सकेगी, जो भी मदद की जा सकेगी वो करने के लिए तैयार है। मर्सेट काउंटी में ये जो सिचुएशन है, ये जो परिवार है वो रहता था, वहीं पर ये घटना हुई है। पहले किडनैपिंग का जो मामला है वो सामने आया था और उसके बाद हमने देखा कि 4 लोग, एक ही परिवार के 4 लोग, जिनमें से एक 8 महीने की बच्ची भी थी, उनका मर्डर जो है वो सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन हालांकि जारी है और सैन फ्रांसिस्को में जो हमारा कॉन्सुलेट है वो लगातार जो है वहाँ पे अथॉरिटीज में भी के साथ भी टच में है और उसके साथ ही वहाँ पर फैमिली के साथ भी टच में है। उसके साथ ही लालचंद्र, यहाँ पर एक और मामला है जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी का है। इंडियाना में जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है उसका मामला है, जिसमें एक भारतीय ओरिजिन का जो छात्र था उसकी भी हत्या का मामला सामने आया था। हालांकि बताया जा रहा है कि इंडियन अमेरिकन है वो छात्र। तो विदेश मंत्रालय ने इस पर भी कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और हालांकि जो परपेट्रेटर है, जो इस मामले में बताया जा रहा है कि जो रूममेट था उसने ही हमला किया था और रूममेट ही हत्या का जिम्मेदार है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और रूममेट जो है उस छात्र का, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे इंडियन ओरिजिन के छात्र का, उसको हिरासत में लिया गया है इस मामले में। तो ये 2 मुख्य मामले थे हत्या से संबंधित, जिस पर आज विदेश मंत्रालय ने अपना रिएक्शन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इस खबर पर जोड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो हमारी संवाददाता मेघना देव विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता की जो मुख्य बातें हैं उस पर वो जानकारी दे रही थी। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। आप देख रहे हैं खबर पर नजर। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई आज भी जारी है। शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम शुक्रवार सुबह से छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश में छापेमारी कर रही है। शराब घोटाला मामले में इन राज्यों में करीब 35 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी इस मामले में तीसरी बार इस तरह की छापेमारी कर रही है। अब तक करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। शराब घोटाला केस में 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई के मुताबिक विजय नायर ने नई आबकारी नीति बनाने और शराब की सप्लाई और बिक्री को चंद कंपनियों तक ही सीमित करने की धांधली में अहम भूमिका निभाई थी। इस सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी की जा चुकी है। गौरतलब है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए जा रहे थे और इसी को देखते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और उनके सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया था। नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस मामले पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, पहले भी करीब 100 ठिकानों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है और 2 बड़े जो नेता हैं वो उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है, वो जेल में हैं। आज की जो कार्रवाई थी उसका फोकस क्या था नीरज, ईडी की कार्रवाई का? देखिए, ईडी की कार्रवाई का पूरा फोकस था कि जो सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की कार्रवाई लालचंद करी थी, उस पे जो इनपुट उनको मिले थे उसी इनपुट के आधार पर ईडी आज आगे बढ़ी है। और अगर आप देखें तो पिछले 6 सितंबर को जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने छापा मारा था, फिर 16 सितंबर को छापा मारा था और अब प्रवर्तन निदेशालय आज छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। तो ये बताता है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास पुख्ता सबूत मिले हैं। हाँ, राजनेता अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक तो शराब कारोबारी हैं समीर महेंद्रू, उनको गिरफ्तार किया है और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड है उनको गिरफ्तार कर लिया है सीबीआई ने। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे कई सारे इनपुट ऐसे मिले हैं लालचंद कि इस शराब नीति में वो लोग कह सकते हैं कि प्लेयर की भूमिका निभा रहे थे जिनका शराब से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे लोग मिडिलमैन की भूमिका निभा रहे थे और वो पैसा सीधे सीधे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास पहुंचता दिखाई प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेशन निकलकर सामने आए हैं और शराब कारोबारी के पिता बता रहे हैं कि एक मुश्त रकम अगर नेता के पास पहुंचा दो तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपकी दुकानें मिल जाएंगी। अब ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत है। ईडी ने ये पता कर लिया है कि मनीष सिसोदिया के करीबियों तक जो पैसा है वो किस तरीके से पहुंचाया गया, जिसमें विजय नायर की एक बड़ी भूमिका है और ये जो अर्जुन पांडे हैं जो मनीष सिसोदिया के करीबी हैं उन तक रकम पहुंची है, समीर महेंद्रू ने वो रकम पहुंचाई है। तो ये तमाम जो कड़ियां हैं वो प्रवर्तन निदेशालय ने जोड़ ली हैं और उन्हीं कड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां आपको देखने को मिल सकती हैं शराब घोटाले को लेकर। जिस तरह से कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और कड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं, जाहिर सी बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जांच की आंच जो है वो बड़े नेताओं तक भी पहुंच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और ईडी के जो छापे आज भी हुए उस पर जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।